हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और जीएसटी में आज मैं आपको बताने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से पढ़िएगा। रिवर्स चार्ज की दो एंट्रीज हैं, अमेंडमेंट है, नई एंट्री है। और मैं आपको एक बात एश्योरेंस दे रहा हूं कि साहब आपके जीएसटी के पेपर में रिवर्स चार्ज से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो रिवर्स चार्ज को एज अ कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है। रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो भी चीज़ें जहां पे भी आती हैं वो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए, चाहे वो आईटीसी में आता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में आता है, चाहे फिर सर वो इस तरह के रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन वहां पे आता है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और यस, वीडियो को लाइक करिए। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए अमेंडमेंट वीडियो जो है पहले से तैयार है। जीएसटी के मैं लगभग दो बड़े बड़े पार्ट्स डाल चुका हूं, उनको देख लीजिए। एक रूल 43 आईटीसी का मैंने तैयार कर लिया आप लोगों के लिए, वो भी जल्दी शेयर करूंगा। और उन सारी चीजों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आई बटन में भी जीएसटी के रिलेटेड वीडियोस जो है अमेंडमेंट की अभी तक जो आई हैं वो मैं लगा दूंगा। कई बच्चे बोलते सर अमेंडमेंट वीडियो नहीं डाली, भाई डाल रखी है, आप लोगों ने देखी नहीं है। तो प्लीज उन वीडियोस को ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, लगे रहें, हार ना माने और अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्स जब भी होंगे हम देंगे और अच्छी तरह पढ़ कर देंगे। अभी कुछ पुराने जो एग्जाम्स हुए उसमें कई बच्चों को बहुत दिक्कत हुई क्योंकि वो सारा समय वो लोग अपना सोशल मीडिया पे बिताते रहे और लास्ट में एग्जाम हुए और फिर मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और कल अजय जैन सर वाली वीडियो देखी या नहीं देखी, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा इफ यू आर लुकिंग फॉर सम पॉजिटिविटी। चलिए अब जल्दी से रिवर्स चार्ज की दोनों एंट्रीज शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जीएसटी की बाकी सारी अमेंडमेंट्स, इवन आरटीपी भी जो मैं कवर कर चुका हूं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय एंड लेट्स स्टडी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि भाई एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आने वाली है बहुत जल्दी, शायद आज शाम को या फिर कल सुबह तक। राइट, चलिए जी, ऑल द बेस्ट गाइस। आइए अब एक और एंट्री जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस करने के मूड में नहीं हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। सो रिवर्स चार्ज की बातें आपको आधी तो समझ आ चुकी हैं। अब ज़रा देखिए, एक और सर्विस है जो इन्होंने रिवर्स चार्ज के स्कोप में डाल दी है। और याद रखिएगा, रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस ही जो है हमारे कोर्स में है, गुड्स हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, देखिए क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर को मैंने कट कर दिया है। ऑथर को मैंने कट कर दिया, क्यों कट किया वो बताऊंगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, राइट। सो ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, और मैंने बुक को कट कर दिया यानी ऑथर को कट कर दिया। तो सप्लाई कर रहे हैं सर ये म्यूजिक, ये बंदा या तो म्यूजिक कंपोजर है या फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट है, और द लाइक या इनके जैसा है, राइट। म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट और द लाइक। अच्छा जी, सर्विस दे रहे हैं कैसे, क्या किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट। याद रखिएगा, परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या यूज के लिए जो है वो दे रहे हैं। कवर्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो अपने म्यूजिक की या अपनी फोटोग्राफ्स की या अपने आर्टिस्ट, जो भी उन्होंने आर्टिस्टिक नेचर का काम किया है, उसका कॉपीराइट दे रहे हैं, वो भी यूज करने के लिए। ओके, रिलेटिंग टू, यहाँ देखिए मैंने लिटरली कट कर दिया, लिटरली मैंने कट कर दिया क्योंकि वो ऑथर के लिए था। ड्रामेटिक, ये हो गया हमारा आर्टिस्ट हो गया। म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क टू अ पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर लाइक। तो ये कौन हो गए, पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। इसमें से पब्लिशर मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ऑथर गया, वर्क ऑफ लिटरेरी गया और पब्लिशर गया। यानी कि अब ये जो 9 नंबर वाली एंट्री है ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक। और यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट, अच्छा ये कौन है, दीज आर सप्लायर्स, ये हैं सप्लायर्स। और ये इनको सर्विस क्या दे रहे हैं, यूज ऑफ कॉपीराइट की, यूज ऑफ कॉपीराइट, ये इनको कॉपीराइट यूज करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, और ये कौन है, ये कौन है, रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे, म्यूजिक कंपनी है या फिर आपका प्रोड्यूसर है, म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है या फिर इन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति है, पब्लिशर नहीं है साहब। आइए, और नीडलेस टू से रिसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, रिसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी बोले तो इंडिया। हाँ जी, टैक्सेबल टेरिटरी बोले तो क्या, कमांड टेल मी, बोलो भाई। टैक्सेबल टेरिटरी बोले तो इंडिया,
ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, और याद रखिएगा रिसिपिएंट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी बोले तो इंडिया। ओके ग्रेट। तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज क्यों है, कैसे है, मतलब रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ, नाउ रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी। सेम क्वेश्चन पूछूंगा जो आपसे अभी तक वीडियो में पूछता आया, बताइए ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, रिसिपिएंट है, बड़े लोग हैं। आप समझो ना, ये है भाई टी सीरीज, हम तो हो गए जमा, और ये हमारा ऋत्विज, म्यूजिक कंपोज किया था भाई ने। चलिए जिसको नहीं समझा छोड़ दीजिए, राइट। सो ऋत्विज नाम है ना उसका, ऋत्विज ने म्यूजिक कंपोज किया और उसने सप्लाई कर दिया कि भाई आप मेरे म्यूजिक को जो है यूज कर सकते हैं अपनी पिक्चर में या कहीं पे भी। ये टी सीरीज, बताओ कौन बड़ा, टी सीरीज बड़ा या ऋत्विज बड़ा? टी सीरीज बड़ा, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ओके बोलिए। और वैसे भी भाई ये देखो ना, ये म्यूजिक बनाने वाले लोग, आर्टिस्ट, ये अपनी धुन में मस्त रहते हैं, क्या पता जीएसटी में क्या रखा है, राइट। सो इन लोगों को बोल दिया गया कि आपकी जो सप्लाई होगी उस पर हम क्या लगाएंगे, रिवर्स चार्ज। आइए जरा पढ़ते हैं। सप्लायर कौन है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बोले तो ऐसा। रिसिपिएंट कौन है, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां से ऑथर क्यों हटा है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि यहां से जो है ऑथर क्यों हटा है। पहले यहां पे ऑथर लिखा हुआ था, लेकिन फिर एक भयंकर प्रॉब्लम आई, भयंकर प्रॉब्लम। अब वो भयंकर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ऑथर जो होते हैं ना और म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं, इनमें बहुत फर्क होता है। ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट एटसेट्रा में क्या फर्क होता है बेटा? ऑथर ना, मैं सच बताता हूं, बुक लिख के बहुत कम पैसे कमाते हैं, इनके बाकी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली व्हेन वी कंपेयर द ऑथर्स विद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट एटसेट्रा। सो ऑथर का बुक से बहुत कम पैसा आता है, उनकी टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बहुत कम पैसा आता है, उनको और बहुत जगहों से बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम की वजह से ऑथर को यहाँ पे हटा दिया। लेकिन जैसे हम एंट्री नंबर 9 ये देखते हैं, सेम एंट्री कॉपीड है ऊपर से, बस यहाँ पे ऑथर के लिए अलग से एंट्री बनाई है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा क्यों, अभी बताएंगे। So services supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright this relating to original literary work to a publisher. So अगर आप इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे अब ये कौन है जी, अब ये पक्की बात ये है जी ऑथर। इसको अच्छा सा कर देता हूँ कुछ, ये है जी कौन, ऑथर, और ये है कौन, पब्लिशर। जब से ये करना ही था तो वहां लिखा रहने देते, अभी समझ आएगा बेटा, चिंता मत करो। ये ऑथर, ये है पब्लिशर, और ये यहां पे भी क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कह रहे हैं जी इस सप्लाई ऑफ सर्विस पे आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा, आरसीएम। आरसीएम बोले तो द रिसिपिएंट, पब्लिशर कौन हो गया हमारा, ये हो गया रिसिपिएंट, ओके। और सप्लायर कौन हो गया हमारा, ये हो गया जी हमारा सप्लायर, ओके। सो रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। आरसीएम का मतलब तो यही होता है। अच्छा जी सर, हमें ये भी समझ आ गई, तो बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है। अभी देखो इस एंट्री के अंदर इन्होंने क्या किया, अगर आप यहां तक इसको पढ़ेंगे, यहां तक, तो ये एंट्री सेम लगेगी, बिल्कुल सेम लगेगी जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें, प्रोवाइडेड दैट, और लॉ मेकर प्रोवाइडेड दैट कब डालता है, जब उसे या तो एक्सेप्शन लानी हो या कंडीशन बतानी हो। एक्सेप्शन और कंडीशन, जनरली एक्सेप्शन की बात करते हैं। सो प्रोवाइडेड दैट से इन्होंने क्या डाला है, एक्सेप्शन डाली है कि भाई आरसीएम नहीं भी लगेगा अगर, यानी कि अगर हम इतनी एंट्री देखें, मैं कहता हूं अगर हम इतनी एंट्री देखते हैं तो यस, ऑथर भी अगर कॉपीराइट यूज करने का राइट देता है पब्लिशर को तो उसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा, यानी पब्लिशर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन बड़ा ध्यान सुनिएगा, मेरी वर्ड्स को बड़ा ध्यान सुनिएगा, इन्होंने ये ऑप्शनल बना दिया एक तरीके से, ऑथर के लिए ऑप्शनल बना दिया। ऑथर के लिए ऑप्शनल बना दिया मतलब इधर देखो, अब ये क्या बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, ध्यान सुनना, ऑथर तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम चाहो तो खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और खुद एक डिक्लेरेशन दे सकते हो कि ये जो मैंने, ऑथर ने जो सर्विसेज दी हैं पब्लिशर को, इस पे मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करूंगा। हाँ जी,
ऑथर चाहे तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, एक डिक्लेरेशन दे दे कि अब मैं अपने ये जो मेरे को जो रॉयल्टी मिलने वाली है, मैं इस पे जो है खुद से जीएसटी पे करना चाहता हूँ। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ऑथर ऐसा क्यों करेगा, क्यों ऑथर कंप्लाइंस फंसना चाह रहा है? बेटा जैसे उसने बोला मैं जीएसटी पे करना चाहता हूँ, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सारे कंप्लाइंस से शुरू, उसको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसको पूरा आईटीसी का पूरा मॉड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, मैंने कितने की सर्विस ली एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब कितना मेरा इनपुट टैक्स रेट बनता है। फिर उसके बाद उसको और भी बहुत सारे जो है कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो उसको कहा जा रहा है कि आप चाहो तो आप दे देना। याद रखिएगा ये ऑप्शन ऊपर नहीं था, प्लीज़ गाइज ज़रा ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन सिर्फ ऑथर वाली एंट्री में है, ये ऊपर वाली एंट्री में ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाली एंट्री यहीं पे खत्म हो गई थी, नीचे वाली एंट्री में आगे प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड दैट से एक ऑथर को ऑप्शन दे रहे हैं कि ऑथर चाहे तो वो खुद से क्या कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट कह रहे हैं जी ऑथर को एक तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे कर रहा है, और वो जिस दिन डिक्लेरेशन देगा उसके 1 साल तक अब फिर वो आरसीएम में नहीं आ सकता, अब उसे ही एफसीएम में ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। जिस दिन उसने डिक्लेरेशन दी, मान लेते 1 अप्रैल को दी, तो भाई अब 31 मार्च तक अब जो है उसे क्या करना है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ एफसीएम में ही जीएसटी पे करना है। अब वो आरसीएम में किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लगा सकता है, राइट। सो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहली बात सुनिए, ऑथर जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के डिक्लेरेशन फाइल कर रहा है कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो है जीएसटी पे कर दूंगा और मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा 1 साल तक। 1 साल कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन। उसने अगर यहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो अब वो अगले 1 साल तक एफसीएम ही फॉलो करेगा। यानी कि इधर देखिए, ये है ऑथर, ये है पब्लिशर, ये है ऑथर, ये है पब्लिशर। ऑथर ने पब्लिशर को कॉपीराइट एंजॉय करने के लिए सर्विस दी। अब अगर ऑथर कुछ नहीं बोलता तो इसके ऊपर आरसीएम लगेगा, लेकिन अगर ऑथर सर ये बात बोल दे कि भाई मैं एफसीएम एक्सरसाइज करना चाहता हूं तो इस पर एफसीएम लगेगा। ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, तो फर्स्ट केस में रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी एंड सेकेंड केस में द ऑथर दैट इज द सप्लायर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। कम ऑन, राइट। अभी भी क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ रहा कि सर ऑथर ऐसा करेगा क्यों। इधर देखिए, एक म्यूजिक कंपोजर है, वो प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहा है, यहां पे हमेशा हमेशा आरसीएम लगेगा ही लगेगा, प्रोवाइड दैट प्रोड्यूसर कहां पे है? टैक्सेबल टेरिटरी में, हमेशा आरसीएम लगेगा ही लगेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है म्यूजिक कंपोजर के पास कि भाई वो एफसी में पे कर दे, लेकिन ऐसा ऑप्शन ऑथर के पास है। याद रखिए, ऑथर जब सर्विस देगा पब्लिशर को तो यहाँ पे ऑथर के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो एफसीएम एक्सरसाइज कर ले या फिर चाहे तो शांत रहे, और शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पब्लिशर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। ऑथर को करना क्या क्या होगा? नंबर 1, एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि भाई मैं एफसीएम में जीएसटी पे करना चाहता हूं। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अब जब ऑथर इनवॉइस इशू करेगा पब्लिशर को तो उसे इनवॉइस पे भी एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पब्लिशर बाबू आपको आरसीएम में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन दे रखी है, इसलिए मैं एफसीएम में जीएसटी पे करूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? डिक्लेरेशन क्यों दिलवाई? ये इनवॉइस पे क्यों डिक्लेरेशन दिलाई? भाई पब्लिशर कहता है जी मैं तो जनरली यही समझता हूं कि जब मैं पब्लिशर हूं तो मैं जीएसटी पे करूंगा। आप देखो, पब्लिशर जनरल केस में क्या बोलेगा? ऑथर से कहेगा साहब मेरे ऊपर आरसीएम लगा हुआ है, मैंने जीएसटी पे करना है, अगर कुछ होगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऑथर कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने डिक्लेरेशन दे दी है ना कि मैं जीएसटी पे करूंगा एफसीएम में, तो पब्लिशर क्या बोला? भैया लिख के दे दे कि तूने डिक्लेरेशन दे दी है। तो जब भी ऑथर पब्लिशर को इनवॉइस इशू करेगा, और जब भी ऑथर पब्लिशर को इनवॉइस इशू करेगा तो यहाँ पे हम ऑथर से लिखवा लेंगे कि भैया उसने ऑप्शन दे दिया है कि वो एफसीएम में जीएसटी पे करना चाहता है। और याद रखिएगा, जिस भी दिन ऑथर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है वहां से 1 साल तक अब वो एफसीएम में ही जीएसटी पे करेगा, इस वाली सर्विस पे वो आरसीएम के पास दोबारा नहीं जा सकता 1 साल से पहले। आई होप सिचुएशन क्लियर होती गाइस, कम ऑन बोलिए। हाँ सर, कुछ तो क्लियर हुई है, लाइट जला देता हूँ। ओके, कुछ बातें समझ आई? यस सर। अच्छा, अभी भी सर हमें ये समझ नहीं आया कि ऑथर को ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया। अब सुनिए उसके पीछे का लॉजिक कि ऑथर को ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया। ये ऑथर, अब ये ऑथर दे रहा है सर्विस किसको? पब्लिशर को। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कंपैरेटिवली ऑथर्स जो होते हैं उनकी बुक से कम कमाई होती है और अदर सोर्सेज से हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा कमाई हो रही हो। इसका मतलब ऑथर और भी सर्विसेज दे रहा होगा।
अब और सर्विसेज पे तो रिवर्स चार्ज है नहीं, क्योंकि रिवर्स चार्ज तो चुनिंदा सर्विसेज पे है, और सर्विसेज पे तो रिवर्स चार्ज है नहीं। यानी क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब हु विल बी पे लायबल टू पे जीएसटी ऑन अदर सर्विसेज? ऑथर। अब सुनिए खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समय दीजिएगा, संयम रखिएगा। दो चीजें मांगी है, समय और संयम, ध्यान से। ऑथर जो है, इनके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगा। ऑथर इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इनवर्ट सप्लाई भी लेगा, इसके ऊपर इसने टैक्सेस पे करे होंगे। ये जो ऑथर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये इसका आउटपुट टैक्स हो गया, यानी ये इसकी लाइबिलिटी हो गई। आउटपुट टैक्स यानी लाइबिलिटी हो गई। ये जो ऑथर ने पहले टैक्स पे किए हैं, ये इसका इनपुट टैक्स हो गया। अब ऑथर चाहता है इस इनपुट टैक्स को मैं आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दूं। मान लेते हैं इसने जो है 1 लाख रुपए का इसका आउटपुट टैक्स था, मान लेते हैं ऐसा, और 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स था, तो ये क्या बोलेगा कि भैया 1 लाख में से 10,000 माइनस करने दो, और टोटल लाके मैं कितने पे करूंगा? 90,000 रुपए। आई होप आपको जो मैंने शुरू में वीडियोस दिखाई थी, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी गाइस। उन वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था? उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था आईटीसी का बेसिक खेल, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ट सप्लाई, राइट। वो वीडियोस अब काम आ रही होंगी। सो ऑथर 90,000 रुपए करना चाहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर ऑथर, ध्यान सुनिएगा, अगर ऑथर जो है वो अपनी कॉपीराइट वाली सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगवा लेता है, अब बहुत बड़ा खुलासा है, ध्यान से, रिवर्स चार्ज लगवा लेता है, तो एक गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? जैसे ही ऑथर की इस सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, देन, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, देन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ सेक्शन 17 जो आईटीसी के अपॉर्शनमेंट से डील करता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर ऑथर अपनी सर्विस को रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल करा देता है, यानी पब्लिशर से टैक्स दिलवा देता है, देन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ सेक्शन 17 दिस सर्विस विल बी टर्म्ड एज एग्जेम्प्ट सर्विस। वैसे ही एग्जेम्प्ट सर्विस नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में एग्जेम्प्ट सर्विस का स्पेशल मीनिंग दे रखा है आईटीसी के पर्पस के लिए, आईटीसी के अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए, और उस मतलब के हिसाब से रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट सर्विस में काउंट हो जाती हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी दिस सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट सर्विस, अब ऑथर के साथ इतनी परेशानी होगी, क्योंकि अब ऑथर को ये पूरे 10,000 का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। अब ऑथर को बोला जाएगा इसमें से कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ आपको अलाउड होगा और कुछ आपको अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड, कुछ अलाउड होगा, कुछ नॉट अलाउड होगा। अब ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बोलता है अगर आप लोगों ने टैक्सेबल सप्लाई दी है, ये इसकी टैक्सेबल सप्लाई थी, एज वेल एज आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई दी है, और ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का मीनिंग कहां से उठाएगा? 17(3) से। अभी आपने 17 नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा इस समय दिमाग ऐसे हो सकता है, लेकिन सुनिएगा समझ आएगा, और जब 17 पढ़ेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। फिर से बोलता हूं, अगर आपने टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों दी, यहां पे एग्जेम्प्ट दी, यहां पे टैक्सेबल दी है, तो आप सिर्फ उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं जितना टैक्सेबल सप्लाईज को देने के लिए होगा, यानी द क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल सप्लाईज। अब वो निकालने का एक ऐसा भयंकर तरीका है, उस तरीके से आप जब निकालेंगे तो आपको नुकसान होना पक्का है। अब इस बात को सुन के ऑथर भाग के गया सरकार के पास, कहता सरकार मेरी बात सुनो, मैंने नहीं पे करवाना आरसीएम में, मैं एफसीएम में पे कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही एफसीएम में पे करेगा, प्लीज फोकस करिएगा, जैसे ही एफसीएम में पे करेगा मित्रों, वैसे ही इसकी जो ये सर्विस है ये अब एग्जेम्प्ट सर्विस नहीं मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। और जब ये सारी ही टैक्सेबल सर्विस दे रहा है तो अपॉर्शनमेंट की बात ही नहीं आएगी। अपॉर्शनमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज है, उससे बच गया, प्लस इसको जितना भी इसने टैक्स पे किया था उसका सारा का सारा क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। ये लास्ट वाली बात मैं उम्मीद करता हूं जो फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी कम समझ आई होगी। मैं फिर से एक बार इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर ऑथर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सर्विसेज दे रहा है तो इसके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ये इसे फुली अलाउड नहीं होगा, ये इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, इसका बंटवारा करना पड़ेगा, फुली अलाउड नहीं होगा, इसको इसे अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। वो बंटवारा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें सर बेफालतू में नुकसान होगा ऑथर का। और ये एग्जाम सर्विस कैसे बन गई? क्योंकि सेक्शन 17 के पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस है जिसपे जो सर्विस आप दे रहे हैं लेकिन उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो उस हिसाब से सर ये सर्विस जो है क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है।
तो इसलिए ऑथर कहना चाहता है कि भाई मैं इसको एग्जेम्प्ट कराना ही नहीं चाहता, मैं इस पे एफसीएम में टैक्स पे करूंगा तो ये टैक्सेबल रहेगी, और अब मुझे आईटीसी को जो है वो पोर्शन नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑथर को एक्सेप्शन क्यों दी गई है। ऑथर को एक्सेप्शन इसलिए दी गई है कि ऑथर चाहे तो अपनी सर्विसेज जो दे रहा है पब्लिशर को उस पर एफसीएम में पेमेंट कर दे, यानी खुद एज अ सप्लायर ही जीएसटी जमा करा दे, राइट। और म्यूजिक कंपोजर को, फोटोग्राफर को, आर्टिस्ट को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें तो आरसीएम में ही करना पड़ेगा। ओके, मैंने इसका लॉजिक भी देने की कोशिश करी बेटा। ऑथर्स की जनरली जो है इनकम बिजनेस से, सॉरी बुक से कम होती है, राइट। ओके, चेतन भगत डांस इंडिया डांस में जाके कमा रहे थे। ओके, चलिए, आई होप कुछ क्लैरिटी आई आपको। अब देखिए, सिंपल भाषा में बताता हूं। सो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक टू प्रोड्यूसर और लाइक, प्रोड्यूसर और लाइक लिख देते हैं। रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है, आरसीएम लिखता हूं, इज मैंडेटरी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑथर टू पब्लिशर, रिवर्स चार्ज यस नो। रिवर्स चार्ज हाँ, ना कब होगा? जब ऑथर डिक्लेरेशन दे दे कि वो एफसीएम फॉलो करेगा। जब ऑथर डिक्लेरेशन दे दे कि वो एफसीएम फॉलो करेगा, बहुत सिंपल शब्द में बता रहा हूं। और वो इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन दे दे, इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन दे दे पब्लिशर को। एक बात, जब वो डिक्लेरेशन देगा तो जिस दिन उसने डिक्लेरेशन दी उससे एक साल तक, उससे आगे एक साल तक जो है वो अब एफसीएम में ही जीएसटी पे करेगा। उसके पास आरसीएम का ऑप्शन अब नहीं रहेगा आने वाले एक साल तक। लीजिए, ये बात यहां पे लिखी है, आप चाहे तो सिंपल शब्दों में सुन सकते हैं। ऑथर एफसीएम में पे करने की डिक्लेरेशन दे दे, इनवॉइस पे भी डिक्लेरेशन दे दे पब्लिशर को जो इनवॉइस इशू करेगा। मैं आपके लिए रीड कर देता हूं एक बार, लेकिन लिखा यही है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, यानी कि रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड दैट रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा जहां पे ऑथर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और एक डिक्लेरेशन फॉर्म कर दे। ये फॉर्म वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं, डिक्लेरेशन फाइल कर दे, फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब देयर इन with the jurisdictional CGST, SGST, as the case may be, that he exercises the option to pay the central tax on service specified in column number 2, ये column number 2 आपका यही है वो नोटिफिकेशन हिसाब से, अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी। बेसिकली वो एक रजिस्ट्रेशन, पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं तो रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर डिक्लेरेशन दे के भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने को तैयार हूँ, एंड टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अच्छा, and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option। एक साल तक कम से कम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, इसको उससे पहले छोड़ेगा नहीं। Then the author makes a declaration as prescribed in annexure 2 on the invoice issued by him in form number this। ये आपको फॉर्म नंबर बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी वैलिड नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। वो कुछ ई इनवॉइसिंग वगैरह के प्रोविजंस आने हैं अभी इंडिया में, धीरे धीरे आएंगे, तब देखेंगे क्या होगा, राइट। तब तक तो आपको बस उसके इनवॉइस पे डिक्लेरेशन चाहिए और उससे एक डिक्लेरेशन चाहिए कि वो एफसीएम में टैक्स पे कर देगा। लॉजिक मैंने नीचे लिखने की कोशिश की लेकिन सबको समझ नहीं आएगा अभी। जब आप सेक्शन 17 पढ़ लेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। 17(2) बोलता है अगर आप टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सप्लाई दोनों दे रहे हैं तो आपको उतना आईटीसी मिलेगा जो टैक्सेबल के लिए था, राइट। 17(3) बोलता है कि भैया सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज इज एग्जाम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17। याद रखिएगा, रिवर्स चार्ज वैसे एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। जो आप सप्लाईज कर रहे होते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है वो एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 वो सप्लाई भी आपकी रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन, वो सप्लाई भी आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। ओके, एंड हेंस अगर सर ऑथर ऐसा करे, ध्यान से देखिएगा, अगर ऑथर ऐसा करे कि एग्जाम्प्ट भी दे रहा है और टैक्सेबल भी दे रहा है तो ऑथर को दिक्कत क्या होगी, इसको अपना आईटीसी बांटना पड़ेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं नहीं साहब मैं टैक्सेबल देके खुश हूं, मेरी बुक वाली भी मैं टैक्स दे दूंगा और मेरी अदर सर्विस में मैं ही जो है वो टैक्स पे कर दूंगा, राइट। लीजिए, बहुत डिटेल मैंने आपको पढ़ाया, बहुत डिटेल मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और अब चलते हैं रिवर्स चार्ज की अगली एंट्री पर। ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू अलॉट। आइए, ये भी एक और एडिशन हुआ है। किसमें एडिशन हुआ है? एडिशन हुआ है रिवर्स चार्ज की सर्विसेज में। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बात करना शुरू करते हैं आप लोगों से, छोड़ दीजिए वो क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये है एक व्यक्ति मिस्टर पीके। ये
अपने आप को स्टॉक मार्केट का चैंपियन समझते हैं। राइट। और मान लेते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, मनी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास। इन्होंने सोचा एक शेयर है फॉर एग्जांपल रिलायंस का, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिगर्स वगैरह सब फेक लेने वाला हूँ, राइट। और वो शेयर 500 रुपये का चल रहा है। रिलायंस को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आई और इन्हें लगा कि भाई अब नेगेटिव न्यूज़ आई तो रिलायंस का शेयर जो है वो नीचे जाएगा। इन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी। व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग? आपके पास शेयर नहीं है, आप फिर भी उसे बेच सकते हैं और आप इस उम्मीद में बेचते हैं कि हो सकता है ये इसका प्राइस कम हो जाए तो मैं खरीद लूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 लाख शेयर बेच दिए रिलायंस के एट द रेट ऑफ 500, राइट, आपको उम्मीद है कि शाम तक ये शेयर 400 रुपये का हो जाएगा तो 400 रुपये का खरीद लूँगा, तो मेरा जो है गेन इस तरीके से बन के आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये करने मत बैठ जाना, ओके, ध्यान सुन लो। सो ऐसी कुछ न्यूज़ आई, इनको लगा भाई स्टॉक मार्केट जो है वो गिरने वाली है, सॉरी रिलायंस का शेयर जो है गिरने वाला है। इन्होंने शॉर्ट सेलिंग भाई कर दी। अब शॉर्ट सेलिंग कर दी तो बड़ा खुश हो रहे थे कि प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा, और एक्चुअली में प्राइस गिरना भी शुरू हुआ, प्राइस गिरना शुरू हुआ। और यहाँ से फेसबुक ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब फेसबुक ने रिलायंस के शेयर्स में क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट, या रिलायंस कंपनी में, बल्कि मुझे बोलना चाहिए रिलायंस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी मार्केट को 2 घंटे हुए थे, वो शेयर गिर ही रहा था, अचानक से न्यूज़ आई और भाई साहब अब शेयर ऊपर चला जाना शुरू हो गया, राइट। अप 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 ये पहुंच गया जी 630 रुपये पे। अब हालात ख़राब हो रही है मिस्टर पीके की। अब मिस्टर पीके सोच रहे भैया ला 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 ला, एनीवेज मिस्टर पीके सोच रहे हैं कि भाई अब क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि अब 130 रुपये पर शेयर का नुकसान होने वाला है। मैंने बेचा 500 पे है, शाम को खरीदूंगा कितने पे? 630 पे, या उससे भी ऊपर। अब आप ये सोचिए कि पीके ने ना बड़ा गेम खेला था, 1 करोड़ शेयर ऐसे इसने शॉर्ट सेल कर दिया। ऐसे ही मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ऐसे ही मोटा पैसा है भाई। 1 करोड़ रुपये सर, 1 करोड़ शेयर जो इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया था। 1 करोड़ शेयर सर शॉर्ट सेल करके बैठे हैं, बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने ऐसे ही एग्जैजरेट करने के लिए। अब इन्हें भाई शाम को 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी भी लगानी है, राइट। अब 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी लगाने के लिए इनको सर 630 रुपये प्रति शेयर से खरीदना पड़ेगा। इनको भयंकर नुकसान होने वाला है, भयंकर से भी भयंकर। अब फॉर द टाइम बीइंग ये इसको बचाना चाहते हैं। ये गए एक इंटरमीडियरी के पास, इसने बताया कि भैया कांड कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। इंटरमीडिएट बोलता चिंता मत करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो व्यक्ति आपको ना शेयर्स उधार दे देगा, उधार। सो नाउ दिस पर्सन विल लेंड हिज सिक्योरिटी टू दी पीके, टू मिस्टर पीके। अब भाई पीके कोई, वैसे आपको पता ही है कौन, ध्यान से देखना इसको, इस व्यक्ति को ध्यान से देखो, ये इस व्यक्ति को पहचान कौन? ये मुकेश अंबानी जी है, मोटा भाई। मुकेश अंबानी जी हर तरफ से पैसा कमाएंगे। एक तो शेयर प्राइस बढ़ी गया, फेसबुक से फंडिंग भी आ गई है, दूसरा जिन नालायकों ने इनकी शॉर्टिंग करी थी उनके भी भाई साहब ना 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 कुछ नहीं, उनको भी दिक्कत हो गई थोड़ी सी, ठीक है। एनीवेज
चलिए, तो अब मुकेश अंबानी के चाचा का लड़का तो है नहीं पीके। मुकेश अंबानी ने बोला भाई एक काम करूंगा, जो लैंडिंग आपको मैं करूंगा उसके बदले मैं आपसे फीस भी लूंगा। हाँ जी, उसके बदले मैं आपसे फीस भी लूंगा, पक्की बात, राइट। अब भाई फीस है तो इस पे जीएसटी भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा सुना है, क्योंकि अभी अगर देखो, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हो एज अ अमेंडमेंट वीडियो, एज अ रिवीजन वीडियो, तो आपको लग रहा होगा कि सर सिक्योरिटी तो जो है वो सप्लाई होती नहीं है। बेटा सिक्योरिटी सप्लाई नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी को खरीदने बेचने के लिए कोई सर्विस दी जा रही तो वो तो सप्लाई है। फॉर एग्जांपल आप जब शेयर्स बेचते हो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो आपसे शेयर बिकवाता है, वो जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है, बेटा ब्रोकरेज पे जीएसटी है। ओके, ये बात हमने सप्लाई चैप्टर में समझनी है। सो अभी ये वाला आर्ग्यूमेंट मत दीजिएगा मुझे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी वो एक तरह से जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पढ़ा था ना हमने पहले, अब यहां पर रेंटिंग ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है। अच्छा, इन सब में सेबी बैठा है और वो कह रहा है तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? मतलब समझ रहे हो ना, सेबी कह रहा है भाई मैं क्या कर रहा हूं। एक्चुअली में ये जो लैंडिंग वेंडिंग की स्कीम है ना, ये सेबी से अप्रूव्ड है, ये इंटरमीडियरी भी सेबी से अप्रूव्ड है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि माहौल थोड़ा चल रहा है देश में, हाँ भाई मैं बन जाऊंगा ये इंटरमीडियरी में शेयर दिलाऊंगा उधार पे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इंटरमीडियरी भी सेबी से अप्रूव्ड है। कम ऑन गाइस, ये इंटरमीडियरी भी जो है आपका, ये सेबी से अप्रूव्ड है। मुकेश अंबानी जी ने अपनी सिक्योरिटी लेंड करी है, यानी इन्होंने सिक्योरिटी इन्होंने सप्लाई सर्विस कर दी है, उसके बदले फीस आ रही है, उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, कम ऑन, ये सारी बातें आपको समझ आती हैं? बोली हाँ के ना? चलिए, ये सेटअप तो बन गया। क्यों लैंड करी ये बात याद रखिएगा। पीके को जरूरत है भैया, पीके से झेला नहीं जा रहा है जो उसने काम कर दिया है, करता ही ऐसे काम है वो। 1 करोड़ शेयर्स बेच दिए रिलायंस के, ये सोच के कि सुबह शाम तक प्राइस गिर जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ गया। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अभी तो माहौल बन रहा है, 8 मिनट हो गए। अच्छा, आपने कभी ट्रेडिंग करी, कभी स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज किया है? सो आप सुबह उठते हैं, आप 9 बजे मार्केट देखना शुरू करते हैं, 9:15 पे आप जोश में आ जाते हैं, और 9:15 में जोश में आते ही आप कहते हो जी आज मैं HDFC के 100 शेयर बेचूंगा, एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, एट द रेट ऑफ 950 रुपीज़ आप उसे बेचेंगे। क्या आपको कभी ये पता चलता है कि HDFC के शेयर बिके, आपके अकाउंट से लगे, लेकिन गए कहाँ? आपको कभी नहीं पता चलता। डीमैट सिस्टम आ चुका है साहब, बस आपके अकाउंट से चले जाते हैं। आप तो बेसिकली एक अपना अमाउंट बता दें जी, इस अमाउंट पे जो है बेचना चाहता हूं मैं, राइट। और सामने वाला व्यक्ति सर अगर आपका अमाउंट को मैच करता है तो उसके अकाउंट पे वो चले जाते हैं। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इस स्कीम में भी ऐसा ही होता है। पीके को पता नहीं है, क्या नहीं पता, कि भैया मैं उधार किससे ले रहा हूं, और अंबानी जी को भी पता नहीं है कि मैं उधार किसको दे रहा हूं, और अंबानी जी को पता करके करना भी क्या है, राइट। पीके को भी नहीं पता, अंबानी जी को भी नहीं पता। बस पीके को शेयर्स उधार पे मिल रहे हैं जो उसे वापस करने होंगे कुछ समय बाद, जो भी स्कीम में लिखा होगा, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा, और अंबानी जी को शेयर्स भी वापस मिलेंगे। अच्छा, अंबानी जी ऐसा काम करने में इंटरेस्टेड भी हैं। अंबानी जी को पता है शेयर गिरेगा तो भाई ये वापस शेयर गिरेगा तो ये शेयर मुझे खरीद के वापस दे देगा, राइट। मुझे अपने शेयर भी वापस मिल गए, मुझे अपनी सिक्योरिटी, मुझे अपनी लैंडिंग फीस मिल गई। अगर शेयर बढ़ेगा कोई बात नहीं, मैं उसमें फायदे में हूँ, मैंने तो 6 महीने का एग्रीमेंट किया, 6 महीने बाद उसको बेचने पड़ेंगे, यानी पीके की बर्बादी ऑलमोस्ट पक्की है। या तो ये लैंडिंग फीस देगा और शेयर गिर जाएगा तो ये थोड़ा बहुत खुश हो जाएगा, या तो लैंडिंग फीस देगा और शेयर बढ़ जाएगा। तो मुकेश अंबानी तो दोनों ही केस में हैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है गिर भी जाएगा तो मैं दोबारा बढ़ा दूंगा, एक फेसबुक और ले आएंगे। एनीवेज, दैट इज अ वेरी बिग गेम। चलिए, तो अब मामले को आगे बढ़ाते हैं। पीके अंबानी जी को नहीं जानता, अंबानी जी तो पीके को पक्की बात नहीं जानते। तो अब ये काम होता कैसे? ये सारा काम होता है इसके बेसिस पे, इंटरमीडियरी, बिचौलिया, इस पे बहुत फेथ है। सेबी अप्रूव्ड बंदा है, अंबानी जी को भी इस पे फेथ है, पीके को भी इस पे फेथ है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है सिचुएशन में कि सर हमने ये तो बोल दिया कि लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं कि चलो जी ठीक है, मुझे आप ये बता दो कि मैं इनवॉइस किसके नाम का बनाऊं, मैं इनवॉइस बनाऊं किसके नाम का, इंटरमीडियरी के नाम का बनाऊं, वो तो सर्विस ले ही नहीं रहा है। पीके के नाम का बनाऊं, उसे मैं जानता नहीं हूं, और सभी कहती है अच्छी बातें नहीं जानते एक दूसरे को, नहीं तो और दिक्कत होगी। तो ये अननोन रखना चाहते हैं लेंडर को और जिसने उधार लिया उसको। सेबी का टारगेट है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि भाई इन दोनों को आपस में ना मिलवाओ,
इंटरमीडियरी आएगा, वो ये काम कराएगा ताकि बाद में किसी तरह के फ्रॉड्स वगैरह ना हो पाए, राइट। सो इनवॉइस जो है वो किसके नाम पे इशू हुई, ये बड़ा चैलेंज रहता था। सेबी के पास गए, सेबी अरे यार बता दो यार नाम यार, मैं इनवॉइस इशू करना। सेबी बोला अच्छा हाँ तो मैं जॉब छोड़ दूं? तो सेबी ने बोला भैया नहीं ऐसे ना, ये इना चॉल पे। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम ही कुछ कर देते हैं। सो यहां पे सप्लायर थे अंबानी साहब, रिसिपिएंट थे पीके भैया, कम ऑन। अभी तक क्या होता था, फॉरवर्ड चार्ज होता था। फॉरवर्ड चार्ज में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इनवॉइस किसके नाम पे इशू करें, और पीके को भी प्रॉब्लम आएगी। पीके लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के लिए जो पैसे देगा, फीस देगा, उस पर जीएसटी पे करेगा, उसे आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास इनवॉइस ही नहीं होता था। इनवॉइस क्यों नहीं होता? क्योंकि अंबानी इनवॉइस इशू नहीं कर पाता था। अब इन्होंने बोला भी ये काम करो ना, रिवर्स चार्ज लगा दो, और नाउ द रिसिपिएंट दैट इज पीके विल बी लायबल टू पे जीएसटी। लगा दिया सर आरसीएम। अब आपको समझ आया? तो अब एक क्लियर पिक्चर आपको अगर दिखाऊं, ये अगर आप नोट करना चाहते तो कर लीजिए, अमेजिंग स्टोरी थी। आई होप मैंने बड़े अच्छे से समझाई आपको। एक क्लियर पिक्चर नोट करना चाहते तो कर लीजिए। ये है लेंडर, ये है पीके, ये दे रहा है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस जिसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, और ये दे रहा है इसको फीस, लेकिन बीच में है इंटरमीडियरी। ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। आरसीएम इंट्रोड्यूस कर दिया है, द रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी। याद रखिएगा इंटरमीडियरी है, और इंटरमीडियरी भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, और ये जो स्कीम है लैंडिंग की जो स्कीम है ये भी सेबी अप्रूव्ड स्कीम है। नटशेल में तो ये बात थी। आइए साहब अब जरा समझने चलते हैं इसको अपने टेक्स्ट से। लो भाई लो, सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 97 ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सर्विस कौन सी? सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। सप्लायर कौन है साहब? लेंडर, दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी थी, मुकेश अंबानी के नाम पे थी, और इन द नेम ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड ड्यूली और ड्यूली ऑथोराइज्ड ऑन हिज बिहाफ। इसका मतलब हो सकता है मुकेश अंबानी ने अपनी सिक्योरिटी दे दी हो, लेंड कर दी हो, या मुकेश अंबानी की जो मदर है, मदर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है मुकेश अंबानी को कि अंबानी जी बेटा साहब, बड़े बेटे तुम मेरे बिहाफ पे सिक्योरिटी जो लैंड कर सकते हो। सो चाहे मुकेश अंबानी अपनी सिक्योरिटी लैंड करे या किसी और व्यक्ति की जिसके बिहाफ पे वो ऑथोराइज्ड है, विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ सेबी। देन रिसिपिएंट कौन है? बोरोवर, दैट इज द पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेबी। लीजिए, सो बस इस पे आरसीएम आ चुका है, यानी कि अब अंबानी जी जो के प्रोवाइडर थे, जो कि सप्लायर थे, उनको जीएसटी नहीं करना है, जो कि रेसिपिएंट था उसको जीएसटी जो है भाई वो पे करना है गवर्नमेंट को आगे। डन? बोलिए। माइंड में एक सवाल और आ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है सप्लायर मुकेश अंबानी जी, ये है रेसिपिएंट मिस्टर पीके, ये है इंटरमीडियरी। सर इंटरमीडियरी अपनी फीस लेगा क्या? बिल्कुल लेगा सर, इंटरमीडियरी तुम्हारी मामा का लड़का थोड़ा ना है, ये फीस लेगा, ये इससे भी फीस लेगा, ये इससे भी फीस लेगा। तो यहां पे भाई ये हो गया सप्लायर इस सर्विस के लिए, और ये हो गया रेसिपिएंट, और यहां पे भी ये हो गया रेसिपिएंट और ये हो गया सप्लायर। तो ये एक अलग सर्विस दे रहा है साहब, उसकी अलग से फीस लेगा, उस पर जीएसटी एफसीएम में ही है। मैंने इंटरमीडियरी की सर्विस की बात ही नहीं करी है यहां पे, मैंने बात करी है जो मुकेश अंबानी यानी लेंडर सर्विस दे रहा है किसको? बोरोवर को, उसके ऊपर आरसीएम आ गया है। आई होप गाइज इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर। लीजिए, सो ये भी हमारी एक और रिवर्स चार्ज की सर्विस जो है वो होती है खत्म। बोल बम बम बम।